नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी बाबा साहब के अपमान पर घिरी बीजेपी की, संसद में खरगे पर हुए हमले की। जानेंगे पूर्व सीजेआई को मोदी सरकार की तरफ से मिल सकता है कौन सा बड़ा पद। धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर क्या हुआ फैसला। देखेंगे महाराष्ट्र सरकार में मचे बवाल को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीपीएससी को लेकर बिहार में छात्रों का आंदोलन जारी। बीपीएससी प्रमुख से मांगा इस्तीफा। लगातार पूरे राज्य की परीक्षा कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं छात्र। इलाहाबाद के जज जस्टिस शेखर यादव का मामला। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस को सार्वजनिक माफी मांगने की दी नसीहत। हाल ही में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शेखर यादव ने अल्पसंख्यकों को लेकर की थी टिप्पणी। यूपी विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। हंगामे के बीच पास हुआ अनुपूरक बजट। हाल ही में विपक्ष ने किया था विधानसभा का घेराव। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 964 अंकों की गिरावट के साथ 79,218 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 247 अंकों की गिरावट के साथ 23,951 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। देश की जनता में गुस्सा दिखाई दे रहा है तो विपक्ष के तेवर भी तीखे दिख रहे हैं। इस बीच बीजेपी के सहयोगी भी दबाव में दिखाई दे रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि अगर बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा तो जनता साथ छोड़ सकती है। तो कैसे शाह के बयान से एनडीए में मचा घमासान, देखिए ये रिपोर्ट। अमित शाह के बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है और अब दावा किया जा रहा है कि एनडीए सरकार में शामिल नीतीश और नायडू भी इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्ष के साथ आ सकते हैं। सभी की नजरें केंद्र सरकार की 2 बैसाखियों पर टिकी हुई हैं कि क्या वो इतने गंभीर मुद्दे पर भी चुप्पी साधे रहेंगे। क्या वो शाह के इस बयान की निंदा नहीं करेंगे। ये सवाल तब ज्यादा उठने लगे जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र में एनडीए की सहयोगी जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार और टीडीपी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू को खत लिखा है। केजरीवाल ने एनडीए के दोनों अहम साझेदारों से अपना समर्थन वापस लेने के लिए विचार करने को कहा है। आप प्रमुख केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लिखे पत्र को सार्वजनिक किया है। इसमें उन्होंने संसद में अमित शाह के बयान का जिक्र करते हुए ये भी आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने बाबा साहेब का अपमान किया। ट्विटर पर लिखे पोस्ट में केजरीवाल ने कहा कि देश की जनता माननीय नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी से पूछना चाहती है कि क्या आप अमित शाह जी द्वारा दिए गए बाबा साहेब के अपमान का समर्थन करते हैं। ये मुद्दा अब पूरे देश में छा गया है। देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ता जय भीम के नारे लगा रहे हैं। यहाँ तक कि कर्नाटक विधानसभा में विरोध के तौर पर अंबेडकर की तस्वीर हर सीट पर रखी गई। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। इसी तरह बिहार के गया में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर विरोध मार्च निकाला तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नीले कपड़े पहन के संसद पहुंचे। अब विपक्ष तो जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी कब तक अपनी बात पर अड़ी रहती है। संसद से सड़क तक बाबा साहेब के अपमान पर उबाल आया हुआ है। और आज जब विपक्ष के नेता संसद में शाह के बयान का विरोध कर रहे थे तो बीजेपी के सांसदों ने बेहद तीखे तेवर दिखाए। विपक्ष के सांसदों के साथ धक्का मुक्की की गई। यहां तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी हमला किया गया, जिससे विपक्ष में नाराजगी दिखाई दे रही है। इस बीच बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। संसद परिसर मसल पावर का मैदान बन गया है। कांग्रेस के सांसद शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तो बीजेपी के सांसद डंडे लेकर पहुंच गए। डंडों पर बाबा साहब का फोटो लगा रखा था और इन डंडों से विपक्ष पर हमला बोल दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि बीजेपी सांसदों ने मेरे साथ धक्का मुक्की की, जिसके कारण मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं जमीन पर बैठने को मजबूर हो गया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को इस मामले को लेकर पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की जांच कराई जाए। खड़गे ने कहा कि बीजेपी सांसद के हमले के चलते मेरे घुटनों पर चोट आई है, जिनकी पहले ही सर्जरी हो चुकी है। मैं आपसे इस घटना की जांच का आदेश देने का आग्रह करता हूं, जो न केवल मुझ पर
पर बल्कि राज्यसभा के नेता, प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने भी दावा किया कि संसद में जाने से बीजेपी के सांसदों ने उन्हें रोका और धक्का मुक्की की। वहीं दूसरी तरफ बुरी तरह से घिरी बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। वो राहुल गांधी के खिलाफ थाने में भी शिकायत दर्ज करवा कर आ गए हैं। बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी के सत्ताधारी दल के सांसद को उन्होंने धक्का दिया है, जिससे बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और टीडीपी सांसद मुकेश राजपूत घायल हुए हैं। दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। प्रताप सारंगी ने कहा है कि वह राहुल गांधी के कारण जमीन पर गिर गए, उनकी आंख पर चोट आई है। साफ है, बाबा साहेब के अपमान पर बुरी तरह से घिरी बीजेपी अब इससे निकलने के लिए विपक्षी नेताओं पर हमले की कोशिश में जुट गई है। विपक्ष पर हमला और उसी पर आरोप, लेकिन विपक्ष के गठबंधन ने भी साफ कर दिया है कि संविधान निर्माता का अपमान वो नहीं सहेगा। वैसे विपक्ष की तरफ से ये आरोप भी लगाए जाते रहे हैं कि सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं पर भी कब्जा कर लिया है, पद का लालच दिया जा रहा है और इस बात पर अब मोदी सरकार ही बड़ी मोहर लगाती दिखाई दे रही है। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को मोदी सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी का अध्यक्ष बना सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने एनएचआरसी के अगले अध्यक्ष का चयन करने के लिए बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा के 1 जून को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद से एनएचआरसी अध्यक्ष का पद खाली है। तब से एनएचआरसी सदस्य विजया भारती सयानी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं और इस पद पर अब पूर्व सीजेआई को चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति की तरफ से एनएचआरसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। वैसे ये भी खबर है कि समिति में शामिल खड़गे और राहुल गांधी की ओर से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नाम पर सहमति नहीं दी गई है। वो इस पर असहमति का पत्र सौंप सकते हैं, लेकिन बहुमत की सिफारिश के आधार पर पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसे में पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले भारत के पूर्व सीजेआई एचएल दत्तू और केजी बालाकृष्णन भी एनएचआरसी के प्रमुख रह चुके हैं। अगर जस्टिस चंद्रचूड़ के नाम पर मुहर लगाई जाती है तो एक बात साफ है कि विपक्ष की तरफ से एक बार फिर जस्टिस चंद्रचूड़ पर हमले होना शुरू हो जाएंगे। खासतौर पर उन्होंने रिटायरमेंट से पहले जिस तरह के कई फैसले सरकार के हक में सुनाए थे, उसे लेकर उनसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं या फिर विपक्ष की तरफ से कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी डाली जा सकती है। आपको यह भी बता दें कि जब जस्टिस चंद्रचूड़ सीजेआई थे तो उसी समय उन पर शिवसेना यूपीटी की तरफ से सत्ताधारी दल का पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए उनके केस से अलग होने की भी मांग की गई थी। पूर्व सीजेआई को अगर एनएचआरसी का चेयरमैन बनाया जाता है तो ये नियुक्ति सवालों में होगी। वैसे सवाल तो राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ दिए गए अविश्वास प्रस्ताव पर भी उठ रहे हैं। विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। उम्मीद थी कि आज इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन बिना चर्चा के ही इसे खारिज कर दिया गया। तो क्यों विपक्ष के प्रस्ताव को किया गया खारिज और क्या है विपक्ष की तैयारी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को उप सभापति हरिवंश ने खारिज कर दिया है। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि महाभियोग का नोटिस देश के संवैधानिक संस्थानों को बदनाम करने और वर्तमान उपराष्ट्रपति की छवि धूमिल करने की साजिश का हिस्सा है। इस तरह अब इसे सदन में पेश नहीं किया जा सकेगा। बता दें कि सभापति के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में बहस होती है, लेकिन नोटिस के खारिज होने के बाद अब ऐसा नहीं हो सकेगा। संसद के शीतकालीन सत्र के 10वें दिन कम से कम 60 विपक्षी सदस्यों ने 10 दिसंबर को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाने के लिए नोटिस पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें उन पर भरोसा नहीं है और वो पक्षपातपूर्ण है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक ने 11 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि सभापति राज्यसभा में स्कूल के हेडमास्टर की तरह व्यवहार करते हैं। विपक्ष का सांसद 5 मिनट भाषण दे तो वो उस पर 10 मिनट तक टिप्पणी करते हैं। सभापति सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने विरोधी के तौर पर देखते हैं। सीनियर जूनियर कोई भी हो, विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके अपमानित करते हैं। उनके व्यवहार के कारण हम अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर हुए हैं।
ऐसे में देखना होगा कि अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्ष क्या कदम उठाता है। शीतकालीन सत्र में अगर अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया तो विपक्ष की तरफ से बजट सत्र में इसे लाने की तैयारी शुरू हो गई है। यानी विपक्ष अब सरकार पर पूरी तरह से दबाव बनाने की तैयारी में है। तो बीजेपी के सहयोगी भी उस पर दबाव बनाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी सहयोगियों से किए गए वादों को तोड़ती दिख रही है। महाराष्ट्र में एक बार फिर एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबर सामने आ रही है। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र विधान परिषद अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध हो गया है, लेकिन इस निर्विरोध चुनाव ने भी महायुति सरकार का संकट बढ़ा दिया है। दरअसल एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से दावा किया जा रहा था कि विधान परिषद अध्यक्ष पद उसके हिस्से आना था। 2022 से ही ये पद खाली पड़ा हुआ है और गठबंधन में शिवसेना को ये कुर्सी मिलनी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी अपने सभी पुराने वादे भूल गई है। एकनाथ शिंदे से पहले सीएम पद छीन लिया, मंत्रालयों में भी बीजेपी मनमानी कर रही है और अब विधान परिषद अध्यक्ष के चुनाव में भी वादा तोड़ दिया गया है। बीजेपी के राम शिंदे महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति चुन लिए गए हैं, जबकि शिवसेना की तरफ से इस पद के लिए नीलम गोऱ्हे का नाम बीजेपी के सामने रखा गया है, लेकिन बीजेपी शिवसेना को सभापति पद देने को तैयार नहीं हुई। राम शिंदे इसी विधानसभा चुनाव में जामखेड़ा सीट से हार गए थे, उन्हें रोहित पवार ने हराया था। 2019 में भी रोहित पवार से चुनाव हार गए थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब राम शिंदे ने सभापति पद के लिए नामांकन किया था तो उनके साथ देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार तो उपस्थित थे, लेकिन एकनाथ शिंदे नामांकन पत्र जमा करते समय नहीं दिखाई दिए। इसके बाद कहा जा रहा है कि शिंदे बीजेपी से नाराज हैं, खास तौर पर जिस तरह से बीजेपी उन्हें किनारे लगाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद शिंदे दबाव में दिखाई दे रहे हैं, उन पर महायुति गठबंधन छोड़ने का दबाव भी बन रहा है। महाराष्ट्र में सभापति पद को लेकर महायुति में घमासान मचा हुआ है, जिससे बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ किसानों के मुद्दे पर बीजेपी दबाव में है। किसान करीब 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों की मांगों को लेकर 24 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अचानक ही बेहोश हो गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए पूछा कि किसान नेता डल्लेवाल की आयु 70 साल की है और 20 दिन से वो भूख हड़ताल पर हैं। ऐसे में वो कौन डॉक्टर हैं जो बिना किसी जांच के ये कह रहे हैं कि डल्लेवाल की हालत स्थिर है। बता दें कि एक दिन पहले ही यानी 18 दिसंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की थी। शीर्ष अदालत ने सरकार को सख्त हिदायत दी थी कि वो डल्लेवाल की सेहत के मामले में कोई लापरवाही न बरतें, क्योंकि उनसे किसानों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और उनकी सेहत का ध्यान रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल गुरमिंदर सिंह ने कहा, हमने रात भर में काफी कुछ बातचीत की है। पहले डल्लेवाल विरोध कर रहे थे, लेकिन अब हमने डॉक्टरों की एक टीम वहां बैठा दी है। एक जगह हवेली है, उसे अस्पताल बना दिया गया है, वहां सभी इमरजेंसी सेवाएं हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वहां कैसे अस्पताल की सुविधाएं ले जा सकते हैं, क्या डल्लेवाल को वहां ले जाया गया है? डल्लेवाल सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखना चाहते हैं, उनसे बातचीत में हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि उनका इलाज किया जाए। प्राथमिकता पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? समस्या यह है कि 3-4 हजार लोग इकट्ठा हैं जो उन्हें हटाने का विरोध कर रहे हैं। कोई गाड़ी वहां से नहीं निकल सकती। हमें उनकी ब्लड रिपोर्ट दिखाइए। अभी तक तो डल्लेवाल ठीक है। आप ऐसा कह रहे हैं, कोई डॉक्टर नहीं। आप चाहते हैं कि अफसर डॉक्टरों का काम करें। 70 साल का व्यक्ति 24 दिन से भूख हड़ताल पर है। कौन डॉक्टर है जो बिना टेस्ट के उन्हें स्वस्थ बता रहा है? वो अनशन कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों की निगरानी जरूरी है। उनका ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, कैंसर की हालत, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। कुछ भी नहीं हो रहा। आपके अफसर किस तरह के जवाब दे रहे हैं? डल्लेवाल की सेहत को लेकर जहां सुप्रीम कोर्ट गंभीर है, तो वहीं डल्लेवाल की सेहत में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि किसानों के हक को लेकर डल्लेवाल की लड़ाई क्या मोड़ लेती है। किसानों के आंदोलन से मोदी सरकार परेशान दिखाई दे रही है, तो सुप्रीम कोर्ट से ही गाजियाबाद में होने वाली धर्म संसद को लेकर जो टिप्पणी की गई है, उसने योगी सरकार को भी परेशान कर दिया है, क्योंकि कोर्ट ने यूपी पुलिस और प्रशासन को बेहद सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर योगी सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारियों से कहा है कि धर्म संसद में वह सुनिश्चित करें कि कोई नफरत फैलाने वाला भाषण ना हो। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में धर्म संसद और उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस के खिलाफ याचिका लगाई गई थी। हालांकि कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने योगी सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने उत्तर
प्रदेश प्रशासन से कहा है कि वह सुनिश्चित करें कि नफरत फैलाने वाले भाषणों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाए। सीजेआई ने यूपी राज्य की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से कहा, कृपया इस बात पर नजर रखें कि क्या हो रहा है। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। सिर्फ एक तथ्य का मतलब ये नहीं कि हम सुनवाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उल्लंघन होना चाहिए। इसी के साथ सीजेआई खन्ना ने याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण से कहा कि वे अधिकारियों से संपर्क करें। भूषण ने जवाब दिया कि अधिकारियों को अभ्यवेदन दिए गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर सीजेआई ने कहा कि हाईकोर्ट से संपर्क किया जा सकता है। सीजेआई ने विचार व्यक्त किया, ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करने वाला पहला न्यायालय नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि पहले भी नफरत फैलाने वाले भाषणों के मामले में न्यायालय ने इसी तरह का रुख अपनाया था। भूषण ने जब कहा कि यति नरसिंहानंद कई नफरत फैलाने वाले भाषणों के मामले में जमानत पर हैं, तो सीजेआई ने कहा कि उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने की मांग की जा सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का असर उत्तराखंड में देखने को मिला। हरिद्वार के जूना अखाड़े में आज से शुरू होने वाली संतों की धर्म संसद को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, जिसे यति नरसिंहानंद ने प्रशासन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के नाम पर गुंडागर्दी बताया और कहा कि अब वे खुद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों के लिए उसके दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताना चाहिए कि किसान आखिर उस तक कैसे पहुँचे, क्योंकि उसके रास्ते में कीलें, सरिये और तमाम तरह की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, जिससे वो दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रहा है। आखिर ये रास्ता तो सुप्रीम कोर्ट को ही तय करना होगा कि वो किस तरह से किसान उस तक अपनी बात को पहुंचा सकें और उस रास्ते को बताएं जिनके जरिए वो उन तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।